अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आप सब जानते हैं कि फ़ाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो फिर से होने वाला है। तो हम अकाउंटेंसी पे एमसीक्यू सेशंस ला रहे हैं। आज आपका पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, जो आपकी सिलेबस में पहली लाइन है। उसी पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपको एक रिवीजन इससे हो जाएगा कि आप कितना याद रखे हैं, और आप प्रैक्टिस भी जारी रखें क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें, वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और आपको हमारी PDF चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप आपको JK लिखना है, ICOM आपको JK ICOM लिखना है। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दीज आर इम्पोर्टेंट MCQs ऑन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। दिस इज़ योर फर्स्ट MCQ, और वी कैन से दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ बहुत कुछ पढ़ना है, या आप पढ़ चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी इसका हो गया है। आपको बोला जा रहा है कि स्कोप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, क्या ये है? वेरीफाइंग और ऑडिटिंग डेटा, ये है? पब्लिशिंग डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखेंगे, आप खुद से जवाब देते जाएंगे। अगर आपसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप कमेंट्स में हमें जो जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसका जवाब आप साथ साथ में कमेंट्स में भी देंगे। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, बच्चे सच में सीरियस है पढ़ने में। तो देखेंगे, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये तो इसका है ही। वेरीफाइंग और ऑडिटिंग डेटा, ये भी है ही। पब्लिशिंग डेटा, ये भी है ही। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक काम यही तो होता है ना, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। फिर लास्ट में हम वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं डेटा को, एंड फाइनली हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते हैं फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स एज वेल एज इंटरनल को ऑलरेडी पता ही होती है, लेकिन फिर भी हम पब्लिश करते हैं। जैसे ना पता हो, फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज, दे गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यहाँ है आपका सेकेंड MCQ, विच इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोलते हैं कुछ चीज़ें नीचे लिखी गई हैं, आपको बोलना है जो उसका बेनिफिट नहीं है। अगर हम पहला देखेंगे, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ये बिल्कुल इसका बेनिफिट है, क्योंकि इस टाइम दिस इज द डायनेमिक वर्ल्ड, ट्रांजैक्शंस एक दिन में हज़ारों हो जाती हैं, उसे ह्यूमन मेमोरी उसे याद नहीं रख सकती। कितनी सारी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेसमैन याद रख पाएगा? इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वजूद में आई, ताकि सारी ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड रहे। फिर बिजनेसमैन को दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ता, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो होता है। और वी हैव दिस टाइम द ऑनलाइन सिस्टम, हम ऑनलाइन अपने फॉर्मेट मतलब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स पे हम अपना अकाउंटिंग कर लेते हैं, फिर वहीं पे वो फीड रहते हैं, वहाँ से हम गो थ्रू कर जाते हैं। दूसरी है प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग बिजनेस एसेट्स। अगर हम देखें, जिस चीज़ का भी हिसाब नहीं रहता है ना, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप छोटा सा भी शॉप खोल लेते हैं ना, आइसक्रीम की शॉप, बुक शॉप, कोई भी शॉप, अगर आप हिसाब नहीं रखेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास कितनी बुक्स थी, आपके पास कितनी पेंसिल्स थी, आपके पास कितने इरेजर्स थे, आपके पास कितने स्केल्स थे, आपके पास कितने और कुछ पेपर्स थे। बहुत सारा सिस्टम होता है एक बिज़नेस यूनिट में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, जब चीज़ें कोई मतलब एम्प्लॉयज़, मैं नहीं बोलती एम्प्लॉय चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या पता कोई एम्प्लॉय शाम को ले जाए अपने लिए ऐसे ही बिना पूछे ही, तो ऐसे बिज़नेस लॉस में चला जाएगा। अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे, इसको प्रोटेक्ट रहता है और सेफ गार्ड करता है हमारी बिजनेस एसेट्स को। दिस इज एब्सोल्युटली द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल नेचर, अगर आप देखेंगे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये इसका फीचर भी बनता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फीचर है कि ये हिस्टोरिकल नेचर है, क्योंकि एक साल ख़त्म होता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर जाते हैं। पूरी दुनिया सुनती है इसने इस साल क्या किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिविडेंड है, कितना शेयर मार्केट इसका बढ़ गया, मतलब शेयरिंग इसकी कितनी ज़्यादा है, डिबेंचर्स इनने कितना ज़्यादा इशू किया है, वो सारा हम देख पाते हैं। लेकिन
अगर आप सोचें वो किसका इन्फॉर्मेशन होता है, वो जो साल गुजर गया वो उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है लोगों को। तो ये इसका बेनिफिट नहीं बनता, ये इसका ड्रॉबैक बनता है, ये इसका ड्रॉबैक बनता है। तो यही पूछा गया विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यही है, क्योंकि ये इसका बेनिफिट नहीं, ये इसकी लिमिटेशन बनती है। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हिस्टोरिकल इन नेचर। फैसिलिटीज रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये तो बेनिफिट ही हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज, मीनिंग क्या मतलब है क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न की? क्या वो क्लोजिंग ऑफ बिजनेस है, ओपनिंग ऑफ बिजनेस है, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस है, नन ऑफ दीज है? द राइट आंसर इज कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या बोलता है? देखिए, अकाउंटिंग की पहले फाउंडेशन है ना, पहले जो बेस पे जाते हैं जब हमें अकाउंटिंग करनी होती है, हमें पहले पता होनी चाहिए कि कंसेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तो पहला ही जो कंसेप्ट है ना, पहला ही नहीं मतलब कंसेप्ट्स में जो मेन कंसेप्ट है, ये भी एक मेन कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये बोलता है बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को ये कंटिन्यू बेसिस पे बिजनेस रहेगा, कंटिन्यूसली ये चलेगा। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ऐसा भी देखा गया था कि देखिए कोई कंपनी ए आ गई, हाँ कंपनी ए गई, इन्होंने 10 करोड़ के शेयर्स इशू किए मार्केट में, पब्लिक ने वो शेयर्स खरीद लिए और कंपनी को 10 करोड़ दे दिए। और इनकी नीयत क्या थी? 1 साल हो जाएगा, हम इस कंपनी को बंद करेंगे, बोलेंगे लॉस हुआ, वो हुआ, कंपनी डूब गई और लोगों का पैसा खाएंगे। तो ये पहली फाउंडेशन पड़ी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की कि जब आप बिजनेस करने जा रहे हो, वो अलग बात है 10 साल के बाद आपका बिजनेस डूब रहा है, उसमें कोर्ट डिसीजन लेगा, कंपनी ऐसे डिजॉल्व, अगर कंपनी की बात करें वो खुद ब खुद डिजॉल्व नहीं होती। कहते हैं अगर हाइड्रोजन बॉम्ब भी कंपनी पे डाला जाए तब भी वो बंद नहीं होती, अगर उसके सारे मेंबर्स भी मर जाएं तब भी वो बंद नहीं होती, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन होता है। जब तक उसे कोर्ट लिक्विडेट पे ना आ जाए तब तक नहीं चलता। वो अलग बात है किसी में एक टाइम पीरियड का बॉन्ड रहता है, कंपनीज़ में किसी ओनर में हम 10 साल तक इसे चलाएंगे, वो पहले डॉक्यूमेंट्स में लिख के होता है, वो कोर्ट वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में साइन करके होता है कि इनका यही मामला है, वो पब्लिक को भी पता होती है। एज यूजुअल वी आर गोइंग विथ कंटिन्यूसली। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? हमें बिजनेस को कंटिन्यूसली चलाना चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक को भी चीट नहीं होता है। यू गॉट मी पॉइंट? सो कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस इज इट्स बेसिक क्रेडिबिलिटी। Here is next question. Suppliers personal account are seen in the, सप्लायर है ना, सप्लायर कौन होता है? देखिए ये कंपनी है या बिजनेस है, बिजनेस क्या करता है? वो बिजनेस करता है या तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करता है, वो कोई चीज़ को बनाता है फिर उसे बेचता है, या तो डायरेक्टली ट्रेडिंग के साथ डील करता है, मीन्स वो बनाई हुई चीज़ों को लाता है फिर उसी को बेचता है। तो क्या होता है, इसको कोई ना कोई बेचने वाला होता है, चाहे रॉ मटेरियल बेचे, कुछ भी बेचे जो इसको ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी इसको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इसको कपड़ा बनाना, इसे कोट बनाना, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी इनको वो बेचता है उसे बोलते हैं, बिज़नेस को जो ये बेचता है सेंड करता है उसे बोलते हैं सप्लायर। अब आपको पूछा गया सप्लायर का अकाउंट कहाँ देखा जाता है? क्या ये सेल्स लेजर में जाएगा, नॉमिनल लेजर में जाएगा, परचेज लेजर में जाएगा, जनरल लेजर में जाएगा? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज परचेज लेजर। देखो परचेज में क्या होता है, जो हमने परचेज किया है उसको उसी में डाल देते हैं। तो सप्लायर क्या करता है? सप्लायर से हम क्या करते हैं? सप्लायर से हम परचेज करते हैं। सप्लायर से एक बिजनेस परचेज करता है, तो सप्लायर किस में आएगा? परचेज लेजर में, परचेज लेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू द डैश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट करती है, क्या करती है रिपोर्ट? अपना सारा सिस्टम जो भी बिजनेस का होगा, उनकी पोजीशनिंग, उनकी नेटवर्थ, जो भी इनको बोलना होगा, जो भी डिस्क्लोजर में देना होगा, वो ये करती हैं रिपोर्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्या? इंटरनल मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल पार्टीज़ को, मीडिया को, राइवल्स को। किसे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देती हैं? देखें यहाँ पे अगर देखिए ये सबको इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन यू हैव टू सी द क्वेश्चन हियर, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। क्या इंटरनल मैनेजमेंट को सारा पहले ही पता होता है, उन्हें पब्लिश करने के बाद क्या ज़रूरत है? जब इंटरनल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसके लिए हमें पब्लिश करना ही नहीं है, उसके लिए उनके जहाँ पे ऑफिस का रूम होगा वहाँ पे जाना, ये हमारा रिकॉर्ड है, ऐसा हमने किया है। तो एक्सटर्नल, द मेन टारगेट इज हियर एक्सटर्नल पार्टीज़। एक्सटर्नल पार्टीज़ को फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स
दिए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स बैलेंस शीट, जो भी स्टेटमेंट इनका फाइनल होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहलाते हैं। तो वो ये देते हैं एक्सटर्नल पार्टीज़ कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि उस टाइम वो बने जाते हैं, वो पहले नहीं बनते, वो उसी टाइम कंप्लीट हो जाते हैं। The next question is here, the assets that can be easily converted into cash within a short period, that's within 1 year or less, are known as, वो assets जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं easily within a short period of time कैश में, चाहे 1 साल में या 1 साल से कम टाइम में, मीन्स 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर, ये अंदर हमने रखा ना ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे करंट एसेट्स बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। द राइट आंसर इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की यही डेफिनेशन होती है, विच कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू कैश विथ इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये इनकी मेन डेफिनेशन है, इसी से हमें पता चलता है ये करंट एसेट्स हैं। तो दिस इज करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which transaction out of the following results in increase in assets and increase in liabilities? आपको बोलनी है वो ट्रांजैक्शन जिससे इंक्रीज, ये है ना एसेट्स, ये इंक्रीज का मार्क है, जिससे इंक्रीज होगा एसेट भी, जिससे इंक्रीज होगा ये है ना लाइबिलिटी, जिससे इंक्रीज होगा लाइबिलिटी भी। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस देखे हैं, आपको वो ट्रांजैक्शन पहचाननी है जिससे एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगे। आप खुद से ट्राई करें, आप हमें कमेंट्स में जवाब देते जाएं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल को हमने रिटर्न ऑफ किया। देखिए गुडविल इंटैंजिबल एसेट है, पहले वो राइट ऑफ हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी उससे, नहीं बढ़ेगी, तो पहली ऑप्शन तो नहीं आएगी। सेकेंड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हम डेटर्स से पैसा ले रहे हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिन्हें बिजनेस सेल करता है लेकिन क्रेडिट पे, उधारी पे वो उन्हें अपने गुड्स बेचता है, फिर डेटर्स बोलते हैं कुछ पीरियड के बाद हम आपको ये पैसे लौटा देंगे। तो इस टाइम क्या हुआ? उन्होंने पैसे लौटा दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कैश इंक्रीज हुआ, हमारा कैश है ना वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हुआ। हमारे डेटर्स वो डिक्रीज हुए। डेटर्स भी एसेट है, क्रेडिटर्स भी एसेट है, मींस इसमें एसेट और एसेट का इंक्रीज डिक्रीज हुआ। ये तो नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने पूछा एसेट भी इंक्रीज होना चाहिए और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। द थर्ड ऑप्शन इज हियर, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। अगर हम क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर करेंगे तो क्या होगा? देखिए पहले हमारा फर्नीचर है ना, ये एसेट है, ये इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई है, ये बोल रहा है इंक्रीज इन एसेट्स। फिर हमारा दूसरा इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा ट्रांजैक्शन में? वो उससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उधारी पे फर्नीचर ले आ रहे हैं ना, वो मत ना हमें मुफ्त में देंगे, वैसी तो बात ही नहीं। वो बोलेंगे चलो 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना बाद हमें पैसे लौटा देना, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, रखा आपने याद, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इस कंडीशन में एसेट भी इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। यही तो क्वेश्चन ने पूछा था ना, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगर आप पेमेंट टू क्रेडिटर्स देखेंगे, इससे हमारा कैश डिक्रीज हो गया, मीन्स एसेट डिक्रीज हुआ, और क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स है यहाँ पे लाइबिलिटीज भी कम हो गई। ये तो पूछा नहीं था, हमें पूछा था एसेट्स भी इंक्रीज होने चाहिए, एसेट्स भी इंक्रीज, लाइबिलिटी भी इंक्रीज, वो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट और एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट बोले एक्सपेंसेस बोले, मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम, हमें उसी टाइम उसे रिकॉर्ड करना चाहिए एज द रेवेन्यू टू विच दे कॉरस्पॉन्ड इज स्पेसिफाइड बाय विच प्रिंसिपल। देखिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं, तो आपको नीचे कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। आप जवाब देते जाएंगे कमेंट्स में, हम ज़रूर देखेंगे आप कितने सीरियस हैं पढ़ने में। तो यहाँ देखें, आपको पूछा गया है नीचे दिए गए प्रिंसिपल्स में वो प्रिंसिपल बोले जो हमें बोलता है जब भी एक्सपेंस हो जाए उसे उसी टाइम एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। ये क्या एक्सपेंस मतलब, यहाँ से रेवेन्यू मतलब आप जानते हैं ना, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसने रेवेन्यू लिखा है, असल में बोला रेवेन्यू है एक्सपेंस। देखिए एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो ये ऐसी बात है, रेवेन्यू होता है जो हमें करंट ईयर में ही उसका फ़ायदा मिल जाए, उसका फ़ायदा। फॉर एग्जांपल हम अभी इसी साल
6 महीने की रेंट दे रहे हैं, हमने रेंट पे रूम लिया था, उस पे हमने गुड्स रखे हैं, अपने बिजनेस की कुछ चीज़ें रखे हैं उसमें, तो वो हमें इसी साल वो फ़ायदा ख़त्म ही हो जाएगा ना। हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, हमें वहाँ पे वो रूम मिल रहा है, हमें वो रूम की स्पेस मिल रही है जहाँ पे हम चीज़ें रख रहे हैं। वो फ़ायदा भी 6 महीने के बाद ख़त्म हो गया और एक्सपेंस भी हमें देना है, तो दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंस। यू गॉट मी पॉइंट। तो हमें बोलना है वो कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलता है इसी टाइम, इसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के वक्त हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल नहीं बोलता क्योंकि जो भी एक्सपेंस है उसको अपने रेवेन्यू के साथ ही हमें मैच करना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। इसीलिए हमें इस एक्सपेंस को नहीं छोड़ना एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमें उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर ये अपने रेवेन्यू के साथ मैच होगा, अपने जो इनकम वाला रेवेन्यू है उसके साथ मैच होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा अच्छे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट की बात की गई है, इन्होंने ना बोला है कैश डिस्काउंट, ना बोला है ट्रेड डिस्काउंट। आपको सिंपली पूछा गया, आम भाषा में आम लोगों को भी बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, तो वैसी सी बात पूछी गई है। बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, गिवन बाय एस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, नन ऑफ द अबव। गुड्स रिसीव्ड क्या होता है, अगर हम देखेंगे रिसीव्ड की बात है, मीन्स अगर ये बिज़नेस ए है, ये बिज़नेस ए है, इसने रिसीव किया है डिस्काउंट को, तो हम क्या बोलेंगे, बायर ऑफ गुड्स। शॉर्ट में समझो, बिजनेस की एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। बायर ऑफ गुड्स, मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए हैं, इन्होंने परचेज़ की, इसे बोलेंगे बायर। बायर बोलते हैं ना परचेज़र को। तो यहाँ पे मिस्टर बी हैं, ये सेलर हैं, ये बेचते हैं मोबाइल को। हाँ, कोई फ़ोन इन्होंने बेचा, किसको बेचा, ए को बेचा। तो क्या हुआ, बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट। बायर ऑफ गुड्स कौन है, ये परचेजर, ओके, या बायर है परचेजर, इसको डिस्काउंट देगा कौन है, सेलर। वही हुआ बायर के लिए, इसने डिस्काउंट को रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव्ड किसके लिए होता है, ये बायर के लिए होता है, और इसे कौन देता है, इसे ये सेलर देता है। आप जाएंगे किसी दुकान पे, अभी आप फ़ोन लाएंगे, आपने आईफोन लाया, तो उसने आपको बोला ये 50,000 का है, एग्जाम्पल है, आप 45,000 थे, आप बायर थे, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, आपने लिया डिस्काउंट, और किसने दिया, उस दुकानदार ने। दुकानदार क्या था, सेलर। सो द राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, ये हमने अभी भी बोला है, दिस इज परचेज लेजर। हाँ, ये रिपीट हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर है ना बिजनेस को, उससे ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच फॉलोइंग कंसेप्ट। कौन कंसेप्ट बोलता है कि जो ओनर है बिजनेस का, ये ओनर नहीं, ये क्रेडिटर है असल में। तो क्या मामला है, वो कौन सा कंसेप्ट बोलता है, एंटिटी कंसेप्ट, मटीरियलिटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, प्रीडोसिटी कंसेप्ट। द राइट आंसर इज एंटिटी कंसेप्ट। द राइट आंसर इज बिजनेस, इसे बोलते हैं पूरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पहली फाउंडेशन है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में, पहला ही कंसेप्ट आता है कि जो बिजनेस है और जो इसका ओनर है, ये दो अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग मीन्स अगर ओनर बिजनेस से कोई चीज़ घर के लिए लेता है ना, वो उसकी ड्राइंग्स में ऐड हो जाता है, इसने ड्राइंग्स लगा ली। आया समझ में। अगर ओनर पैसा डालता है ना बिजनेस में, उसे बोलते हैं ये बिजनेस की लायबिलिटी है, ये कैपिटल है। कैपिटल मीन्स ये बिजनेस पे लायबिलिटी है ओनर की। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है जो ओनर डालेगा पैसा बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, लेकिन किसकी, ओनर की। ये कौन बोलता है हमें, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ। जनरली अकाउंटिंग पीरियड की ड्यूरेशन क्या होती है, जनरली आपको जनरली पे आप स्ट्रेस करें, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 मंथ। द राइट आंसर इज 12 मंथ्स। कभी कभार ये 6 मंथ्स भी जाता है, किसी किसी केस में उससे आगे जाता है, लेकिन 12 मंथ से कम जाएगा। मतलब कुछ सिचुएशंस वैरी करेगी, लेकिन हम एक्सेप्शनलिटी केसेस को नहीं देख रहे हैं, हम जनरली की बात करें, वो 12 मंथ्स का होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हम सारा अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास,
इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ वी शुड, अगर हम गुड्स अपनी यूज़ के लिए लेंगे हम क्या करेंगे? देखिए, ये नहीं है कि कोई भी बिज़नेस में आएगा वो अपने लिए लेगा, ये बात यहाँ पे असल में करना, अगर बिज़नेस, अगर हमारा बिज़नेस है, हम उसमें से गुड्स उठाएँगे, जैसे वहाँ पे फ्रिज को हम बेचते हैं या वहाँ पे एलसीडीज़ हैं, हमने एलसीडी उठा लिया, बिज़नेस से बोला ये हमारा बिज़नेस है, तो हम इसको घर में लगाएँगे अपने घर में। होगा क्या? हमने पहले ही बोला बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिज़नेस अलग है, ओनर अलग हैं। ये 2 सेम नहीं है, ये 2 अलग-अलग हैं। तो क्या होगा जब हम ही जो ओनर्स हैं, जब वो कुछ लेंगे घर, उनका ड्राइंग्स बढ़ जाएगा, ड्राइंग्स डेबिट किया जाएगा, और जो हमने असल में क्या हुआ था, हमने जैसे हम एलसीडीज़ को बेचते हैं अपने शॉप पे, वो हमारा बिज़नेस है। लेकिन ये एलसीडी हमें असल में सप्लायर से मिलता है। रखा आपने याद? हमने परचेज़ेस की थी 1 लाख की, एक एलसीडी लाया था, ठीक? अब हमें मशवरा आया, हम शाम तक शॉप पे बैठे थे, हमें मशवरा आया इसे घर ही ले आते हैं। तो क्या होगा, एक तो ड्राइंग्स बढ़ जाएगी ओनर की, और इसी के साथ हमारा क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। वो क्यों क्रेडिट हो जाएगा? क्योंकि जो हमारी परचेज थी ना 1 लाख की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर कोई और लेता, गैर बंदा लेता वो एलसीडी, तो क्या होता, हमारा एलसीडी हमें सेल्स हो जाता, मीन्स इफ़ेक्ट क्या आ जाता, वो बंदा रिसीव करता, वो हमारा डेटर बन जाता। अगर उसने कैश में पेमेंट की, वो डेटर नहीं बनता, वो सिंपली हमारा क्लोज ही हो जाती वो ट्रांजैक्शन। एक तो हमें पैसे आ जाते यहाँ से वो एलसीडी जाता, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीडी डेबिट हो जाएगा अगर कोई गैर लेता। एलसीडी क्योंकि वो रिसीवर बन जाएगा, और यहाँ से हमारा क्रेडिट क्या जाता, सेल्स जाता, क्योंकि हमारा रेवेन्यू बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनों की बात है, ओनर की बात है, तो डेबिट हो जाएगा उसका ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारी परचेज अब डिक्रीज हो गई, उसमें हमारा प्रॉफिट वॉफिट नहीं आएगा। गैप क्या स्टैंड करती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज द राइट आंसर। सारा सेम ही था, खाली यहाँ पे पॉलिसीज, प्रोविजंस, यहाँ पे प्रिंसिपल्स, दिस इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन इज हियर, यहाँ देखें, क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेस्ट, सबसे अच्छा डिफाइन कौन करेगा इन चारों में से? आर ब्रॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। देखिए, ये भी आम भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में लाया जाता है ताकि हम उन्हें यूज़ करें, ठीक। और एक्सपेंसिव आइटम्स ब्रॉट फॉर द बिजनेस, ये फिक्स्ड आइटम्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इसके लिए फिक्स्ड कैपिटल जाता है। और आइटम्स विच आर नॉट वेयर आउट क्विकली, वेयर आउट क्विकली मीन्स इनका वेयर एंड टेयर जल्दी नहीं होता, विद इन पीरियड ऑफ टाइम, हाँ ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, लेकिन जल्दी नहीं होता, ये भी सच है। और ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिकली फॉर रीसेल। देखिए, चारों ये डिफाइन कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को, लेकिन बेस्ट आपको पूछा है, बेस्ट इज ऑप्शन डी। ये वो आइटम्स होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है और इन्हें परचेज नहीं करते हैं रीसेल के लिए, इन्हें बिजनेस में यूज़ करने के लिए छोड़ते हैं, इसीलिए रीसेल का पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स में। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, ड्यू टू विच कंसेप्ट अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन सा कंसेप्ट अकाउंटिंग को रोकता है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड ना करें? अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जिसमें पैसों का इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो कौन सा कंसेप्ट है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। द राइट आंसर इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग को एक लिमिट लगाता है, लिमिट लगाता है, लिमिटेशन नहीं, लिमिट लगाता है। बोलता है कि जो ट्रांजैक्शंस आपकी कन्वर्ट हो सकती है मनी मेजरमेंट, जिनका मनी में कन्वर्जन हो जाएगा, वही हमें रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि उससे एक कॉमन यूनिट बन जाएगा, कॉमन मेजरिंग यूनिट बन जाएगा, उससे हमारी अकाउंटिंग की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। तो जो नॉन मनी ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे और ये एमसीक्यू सेशन है, आप मॉक टेस्ट समझे, एमसीक्यू सेशन समझे, बोथ आर राइट। आपको ये अच्छे लगे, इन्हें ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स में आप जवाब देते जाएं। सो दिस इज फॉर टुडे।
हैव अ नाइस डे।